This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान की फार्मा सेक्टर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का किरदार, पोटेंशल और इसकी अहमियत को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया जहां के अंदर ये अरबहा नहीं बल्कि खरबहा डॉलर की इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसमें इतना ना काम हो रहा है, ना इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अद्वियात बिक रही हैं, बीमारियां बहुत हैं। जो वैसे बीमार नहीं वो दिल का बीमार, जो दिल का बीमार नहीं वो जहनी तौर पर बीमार बहुत हैं, अद्वियात बहुत हैं। लेकिन दवासाजी की इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ज़्यादा काम नहीं हो रहा। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर अरशद रहीम साहब MD, और ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा OBS के मैनेजिंग डायरेक्टर है। वेलकम करूंगा सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आज ख्वाहिश यही थी कि मैं पढ़ता रहता हूँ अमूमन अमेरिका के स्टॉक, क्योंकि हमारे देखने वाले लोग स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकार भी बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे की वर्ड्स हैं कुछ बायोटेक, फार्मा। हमारे यहाँ भी फार्मा की बातें करते हैं, लेकिन अब जैसे बायोटेक हो गया, अब वो $multi-billion और अगर ग्लोबल सेंस में देखा जाए तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गई, बिकॉज मेडिसिन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, मैं उसको कहूँगा। सर्विस के तौर पर भी उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अब वो एक प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप हो रही है, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कर रहा है। जी बिल्कुल। इंडिया में बायोटेक इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई है। जी। और मेडिसिन के अंदर आई डोंट नो आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा। कुछ डॉक्टर से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या होम्योपैथिक भी जो है एक्चुअली टेक्स इट रूट्स फ्रॉम द एक्चुअल एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन, उसको अलहदा नहीं किया जा सकता। और अमेरिका जैसे ममालिक में तो ऐसा काम हो रहा है कि कन्वर्जेंस के ऊपर दोनों को लाया जाए, क्योंकि जुज़ जो अद्वियात के होते हैं, यहाँ पर फार्मा सेक्टर के लोग आते हैं, कहते हैं जुज़ जो होते हैं वो कुदरती ही होते हैं, चाहे एलोपैथी के हों या होम्योपैथी के, या उससे डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड। तो मैं चाहूँगा सर इसके ऊपर ज़रा मुफस्सिल तौर पर पहले तो हमें ज़रा इंडस्ट्री रिव्यू दे दें, ताकि हमें पता लग जाए हम खड़े कहाँ हैं, फिर रिसर्च के बारे में बात करने का मज़ा आएगा। जी शुक्रिया। इंडस्ट्री रिव्यू ये है कि हमारी इंडस्ट्री एक बड़ी वाइब्रेंट एक सेक्टर है, पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। जी। जो 2.5-3 बिलियन डॉलर इस वक्त मार्केट की वैल्यू है पाकिस्तान में, और यहाँ 600 से ज़्यादा अद्विया साज कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। और ये लेकिन यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपने फरमाया वो यहाँ बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही छोटे पैमाने पर है, और जो एक ग्लोबल लेवल पे जो हो सकता है काम वो यहाँ नहीं हो पा रहा। बेसिक रिसर्च तो खैर यहाँ अभी नहीं हो सकती, लेकिन हम बतदरीज अगर हम उसको देखें तो क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ऐसा हिस्सा है उस R&D का जिसमें हम रीजन में बहुत अच्छी तरह compete कर सकते हैं और उसका हिस्सा ले सकते हैं। और इसका मैं जो स्केल है वो इस तरह से बताऊं कि कुछ साल पुरानी स्टैटिस्टिक्स हैं ये कि तकरीबन 80 से 90 बिलियन US$ जो रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो खर्च करती हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कि जिस पे तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर खर्च होता है मार्केट में लाने के लिए। जी। तो ये उसका हिस्सा होता है जिसमें ये वो एक जुज़ है जो बनाने में इस्तेमाल होगा। जो 5000 मॉलिक्यूल स्क्रीन करने के बाद फिर अगले कौन से आइडेंटिफाई होते हैं, फिर क्या होता है, और वो जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसकी बेसिक टॉक्सिकोलॉजी और सेफ्टी स्टडीज़ होती हैं, फिर डोज रेंजिंग स्टडीज़ होती हैं, फिर वगैरह वगैरह करके वो हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बहुत बताइएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं। जी हाँ। हमारे यहाँ हर शख्स पाकिस्तान में एक डॉक्टर है, आप उससे कोई भी मसला बयान कर दीजिए, हर शख्स एक तो आपके इलाज के लिए हर तरह की दवा आपको बता सकता है। अगर आपको खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्त या पड़ोसी से पूछ लें, वो आपसे आपकी डॉक्टरी को नलीफाई कर देगा। तो
तो जरा इसको तफसील से बताइए, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, यानी जहरीलापन या इंसान के जिस्म के ऊपर मंफी असरात, मंफी असरात क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें से जब गुजर के वो क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पे आने का वक्त शुरू होता है, तो वो स्टेज पे यहाँ किया जा सकता है, जो कि इंडिया और रीजन में होती हैं। और ये कंपनीज जो हैं आमतौर से हज़ारों पेशेंट्स को एनरोल करती हैं। जी जी। लेकिन और इसमें जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसमें मुख्तलिफ जगह पे उसका वो इसका काम करते हैं, जो कि हमारे यहाँ बने हुए तो हैं, लेकिन उनको वो इसलिए कारआमद नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ अभी क्लिनिकल ट्रायल्स को अवॉर्ड करने का इशू है। सही, मैं आपको बताऊं, सेफ्टी के लिए, हेल्थ सेफ्टी वगैरह के लिए, मेडिसिन के लिए ना, मैंने WHO के अलावा किसी का नाम नहीं सुना। लेकिन वहाँ पर अमेरिका में तो मेरे ख्याल से दे हैव अ प्रॉपर accreditation body, जी जी, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। What is it called, the one that gives out the licenses to pharmaceutical companies? FDA, Federal, yes. US FDA, Federal Drug Authority, तो हमारे right? भी ड्रग अथॉरिटी है और हमारे भी लॉज हैं, और हम अभी तक उनको उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, या वो इंसेंटिव्स या वो इनकरेजमेंट नहीं दे पाए हैं कि हमारे यहाँ रिसर्च जो है ना वो आगे बढ़े। तो लिहाजा हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड रही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ही बल्कि फार्मूलेशन तक महदूद रही है, जो बेसिक मैन्युफैक्चर भी इनकरेज नहीं हो पाया ठीक से। यानी यहाँ तक कि गवर्नमेंट अपने खुद बेसिक मैन्युफैक्चर जो करती थी वो भी उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है बड़ा। जी जी। बहुत सारे दवासाज आते हैं, ज़्यादातर तो ये जैसे मॉलिक्यूल्स की आपने बात की है, इसके ऊपर भी हकूक़ होते हैं। जी जी, बैनुल-अक़वामी कंपनी और वो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जी बिल्कुल। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ इसको ना डुप्लीकेट करते हैं मुकामी तौर पर, जी, और उसकी लोकल जेनरिक की लोकल ड्रग बना के बेच देते हैं। जी। सबसे पहले बताएं ये सही है, फिर उसके बाद मैं अगला सवाल पूछूंगा। मैं आपसे पूछूं कि आप अगर कोई चीज़ ईजाद करें और मैं उसकी कॉपी बना के बेचना शुरू कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? मुनाफा, वो तो मुनाफे की सोच में करो, मुनाफा चला जाएगा। दूसरी बात ये कि एक नहीं, इसके दो पहलू हैं। एक ये कि अगर आपके कोई हुकूक कहीं वेस्टेड नहीं है, नहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और इसमें मीडिया भी शामिल, यानी अखबार और आपका जो प्रोग्राम है, आप इतना ये सब आपने सेटअप बनाया हुआ है और इसकी मैं कॉपी करके और बेचना शुरू कर दूं, तो दिस इज़ द सेम। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट एथिकल। मैं लेकिन हो रहा है, लीगैलिटी में नहीं जाना चाहता, लेकिन हो जाता है, उसके तरीके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको दरकिनार, ये भी ठीक है, करते रहें, लेकिन इसको लिया जा सकता है विद जेन्युइन एफर्ट। यानी जो ओरिजिनेटर है उसके साथ लोग अगर एंगेज हों तो दे आर रेडी टू प्रोवाइड लाइसेंस और एक्सपर्टीज़ कि आप जेन्युइनली लीगली उनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ बना सकें, जो कि इंडिया में हो भी रहा है। और उनकी कोर्ट्स ने रूलिंग दी है कि जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसकी है, और अगर वो जिसको भी लाइसेंस करना चाहे लाइसेंस करे, और लोग बना रहे हैं, जेन्युइनली कर रहे हैं। एक वक्त था लाइसेंस करके यानी उसकी रॉयल्टी उनको जाएगी, जो कि जिसने एक्चुअल किया था, उनका राइट है, किसी कुछ सालों तक होता है ये। जी जी। अगर हम अपने यहाँ पे रिसर्च करके और कोई कंपाउंड डिस्कवर कर लें, और जो आपने अभी फरमाया कि यानी हर्बल्स या इस तरह की चीज़ें करके पेटेंट करें, तो यस, हमारे लोगों को भी उसी वही फायदा। हमारे यहाँ इस पर तवज्जो ही नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, माजरत के साथ मैंने नहीं देखा, कोई नहीं। हाँ, इंडिया में मुझे ये पता है कि वो क्योंकि आयुर्वेदिक, व्हिच इज ए मोर localized form of the same you'd say herbal based है, which is similar to Greco-Roman जी जो यूनानी जिसे हम दवा कहते हैं, उससे मिलता जुलता है। हमारे यहाँ भी है हकीमी, जी, लेकिन उसको मैंने कमर्शियल नहीं देखा। अगर आपने देखा तो बताएं, हकीमी दवा को कमर्शियल है। उसमें जो कमी है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं जितने भी ऑल्टरनेट मेडिसिन वाले हैं। उनको खुद साख्ता ये चाहिए कि अपने आप को स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएं और अपने बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोगों को सिर्फ ये ना हो कि वो किसी चीज़ का मुतबादिल ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो ये देखें कि इस चीज़ को इख्तियार करने से या ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाने से उनको ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसको भी उस पूरे एक दायरे में लेना चाहिए कि जिसमें पूरी यानी थेरेप्यूटिक जो वो स्ट्रेटजी बने, तो उसमें ऑल्टरनेट मेडिसिन उसमें भी शामिल हो। Because India, I've heard, is making a lot of money out of this
alternative methods? Because they've developed certain brands. अगर कोई कारोबार होगा और जिस चीज़ की ज़रूरत है तो lot of money तो होगा नहीं होगा, that is not the question. I think the first question is कि हमारी जो population है उसका एक basic right है to certain things, और उसमें बेसिक राइट में टू क्वालिटी हेल्थ केयर, और उसके अंदर है क्वालिटी थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स, यानी जिसमें मेडिसिन भी आती हैं, अल्टरनेट मेडिसिन भी आती हैं, सब कुछ आता है. अच्छा, टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट इट. मुझे भी कहा जाता है कभी कभार कि ज़रा इंटरनेशनलाइज्ड गुफ्तगू भी करें. तो सिंस यू हैव स्पेंट अ पोर्शन ऑफ योर लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द मॉर्निंग डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जो था, इट वाज टेकिंग प्लेस इन फिलाडेल्फिया, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर अगेन एंड अगेन. I am not aware of the American healthcare system, but I'm sure you are. But what are the good things that we can adopt here vis-a-vis research, pharma sector, better medical practices? I mean, obviously वो तो एक मुख्तलिफ प्लेन पर हैं, हम एक मुख्तलिफ प्लेन पर हैं. कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हम सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये हेल्थ इंश्योरेंस है. पहली बात, आप कवरेज दें अपनी पॉपुलेशन को, कहीं से शुरू करें, जो कि इस हुकूमत ने शुरू भी किया है, लेकिन उसको एक संजीदगी के साथ और जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. और हेल्थ इंश्योरेंस वुड बी अ वेरी बिग अचीवमेंट. लेकिन ये जो चीज़ है ना, आइसोलेशन में नहीं करनी चाहिए. मेरी गुजारिश ये होगी कि जो हुकूमत है वो अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर है, तो फार्मा इंडस्ट्री के साथ, मेडिकल प्रोफेशन के साथ पॉलिसी मेकर्स बैठ के और इसका एक तरीक़ेकार आगे का निकालें कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए. और सक्सेसफुल ये नहीं है कि ये अखबारों की सुर्खियां बन जाएं, बल्कि सक्सेसफुल ये है कि जो आम पब्लिक से, आप जैसे लोग अगर जाके पूछें, और यहाँ से दफ्तर से निकल के, आप भी एक आम पब्लिक ही हैं, मैं भी आम पब्लिक हूँ, एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? आर दे गेटिंग क्वालिटी हेल्थ केयर, जिसमें जिसकी एक बाकायदा एक स्ट्रेटजी होती है. और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो अगर आज आगे हैं या तरक्की याफ्ता हैं, तो वो इसीलिए हैं कि उन्होंने 50 साल पहले एक पॉलिसी बनाई कि जिसमें उन्होंने ये तय किया कि हमें अपने जो पॉपुलेशन हमारी मोस्ट प्रोडक्टिव है उसको हम हेल्थ केयर किस तरह की प्रोवाइड करेंगे, जो एजिंग है उसको किस तरह की प्रोवाइड करेंगे, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे. पूरी बड़ी लोगों ने PhDs किए हैं सर इसके ऊपर. जी बिल्कुल. तो प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, बेसिक हेल्थ केयर, और उसके लिए कौन सी दवाएं होनी चाहिए, किस कीमत पे होनी चाहिए, और किस तरह वो उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए. मतलब हर चीज़ को हुकूमत ये या कोई भी ये ना समझे कि हम सब खुद कर सकते हैं. नहीं कर सकते, आपको स्टेक होल्डर मिलाने चाहिए. और सर लेकिन यहाँ पर एक फिर बड़ा मुश्किल सवाल आ जाता है थोड़ा पेचीदा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उसका जवाब दे पाएंगे. चूँकि R&D के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मैंने देखा हमारे डॉक्टर ज़्यादा लिखते नहीं. सच बात तो ये है कि अब जैसे रमज़ान का महीना है, हर साल हम टेलीविज़न पर भी क्लिपें देखते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, बड़ी सतही बातें कर देते हैं कि रोज़े के दौरान कौन सी मतलब रोज़े के दौरान रोज़ा खोलते वक्त कौन सी खुराक खानी चाहिए, पहले खानी चाहिए. मैंने कोई रिसर्च नहीं देखी प्रॉपर कि जिसमें ये बात दी हुई हो कि उन्होंने एक्चुअली रिसर्च किया है कि जिस्म पर क्या असरात हो रहे होते हैं पकोड़ों के, पराठों के, जलेबियों के. नहीं, मैं आपको फैक्ट बात कर रहा हूँ सर, इससे हेल्थ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है. यू नो, वेस्ट में दे टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ दीज थिंग्स कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. अगले दिन हमारे यहाँ एक MD आए थे, एंड यू नो ही इज़ वेयरिंग दिस वॉच एंड ही इज सेइंग आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, द ओनली रीज़न इज आई वांट टू नो हाउ माई बॉडी इज़ परफॉर्मिंग व्हाइल आई एम वॉकिंग. दैट्स माई लाइफ. ही वॉज अ वेरी फेमस डॉक्टर, शायद जानते हो, डॉक्टर मुख्तार खान. ही इज़ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. जी. तो मैं बड़ा हैरान हुआ. तो हमारे यहाँ क्या आपने रिसर्च देखी? मैंने नहीं देखी. नहीं, रिसर्च ये तो है कि ये तो फैक्ट है कि अगर आप इस मतलब पकौड़े की रिसर्च नहीं होगी, नहीं, मतलब लेकिन अगर आप डाइट इस तरह की डाइट खाएंगे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हाई होगा या शुगर हाई होगा या जितना भी होगा वो कंटेंट, वो जब आपकी बॉडी में एक 12 घंटे के फास्ट के बाद जाएगा तो उसका असर क्या क्या होंगे बॉडी में, ये नोन है. और उन असरात से मुज़िर क्या होंगे और फ़ायदे वाले क्या होंगे. और बुरे हैं वैसे. हाँ. नहीं कार्डियक प्रॉब्लम पाकिस्तान में बढ़ रही है सर. जी, वो तो हमारी रिसर्च नहीं हो रही. नहीं, रिसर्च की इतनी ज़रूरत भी नहीं है. हमारी डाइट देख लें और हमारी लाइफस्टाइल देख लें. हम बैठे रहते हैं और हम यानी जो हमारा अनहेल्दी फूड है, मतलब मैं ये देखता हूँ कि हर मौके पे एक मज़दूर से लेके और ऑफिस के किचन में भी सिर्फ बिरयानी पकती है. So if you are going to eat biryani like with all this, this is not correct. But this does not associate to a medicine. Primarily, this addresses to a lifestyle issue. Lifestyle issue. So, लेकिन but it's still a research issue.
Would someone like to invest into such kind of research? I think इस रिसर्च की यस की भी जा सकती है, लेकिन ये चीज़ तो हर वक्त सामने आती रहती है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है, और हर एक को ये पता है और आपसे एग्री भी करेंगे और 100% एग्री करेंगे, लेकिन आपको वो ये बताएंगे कि साहब मैं ऑफिस में इतनी देर हो जाता हूँ, मैं उसके बाद थक जाता हूँ, मैं फलाना हो जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कैसे करेंगे। अगर आप सुबह वॉक नहीं कर सकते या एक्सरसाइज नहीं, दोपहर में कर लें। भाई लंच खाते हैं आप, लंच की बजाय आप एक्सरसाइज कर लें, आप कुछ। लेकिन वुड द फार्मा इंडस्ट्री फाइनेंस सच ए रिसर्च? ये इंपॉर्टेंट है ना, फार्मा इंडस्ट्री ऐसी रिसर्च को कभी फाइनेंस नहीं कर। लोग कहते हैं, वो कहेंगे ज्यादा लोग बीमार हो, अच्छा दवाएं बिकेंगी, ऐसा सही है? हाँ, सॉरी, ये तासुर होता है। बल्कि कल तो मैंने एक प्रोग्राम में सुना, एक साहब ये कह रहे थे कि फार्मा इंडस्ट्री पहले बीमारियां ईजाद करती है और फिर उसकी दवाएं बेचती है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पोलियो अगर आप समझते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री ने इजाद किया, डायरिया फार्मा इंडस्ट्री ने इजाद किया, हार्ट अटैक फार्मा इंडस्ट्री ने इजाद किया, या दूसरी मलेरिया फार्मा इंडस्ट्री ने इजाद किया, टीबी फार्मा इंडस्ट्री ने इजाद किया, तो आई थिंक ये तो सही बात नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री हैज़ ऑलवेज कम अप एट ऑन एनी ओकेजन। और मैं बताऊँ कि पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री को ख़ास तौर से कि in very adverse circumstances has always risen to the challenge। सारी पूरी इंडस्ट्री यूनाइटेड होकर हमेशा उसने किसी भी डिज़ास्टर के मौके पे, किसी भी गवर्नमेंट की कॉल के ऊपर, किसी भी पब्लिक डिज़ास्टर के ऊपर, फार्मा इंडस्ट्री हैज़ ऑलवेज कम अप टू द चैलेंज कि ये दवाएं फ्री दो, ये चीज़ें। और हमारी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, हमारी वॉर्स हुई हैं, उसमें लोकल इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल जिसने भी है, उन्होंने हमेशा अपना रोल एज ए नेशनलिस्ट कंपनी, एज ए नेशनलिस्ट पर्सन, एज ए सिटीजन उन्होंने प्ले किया। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर बायोडाटा एंड योर प्रोफाइल एंड यू वर्कड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज। नहीं, लॉट नहीं है, कमी है, अच्छी है, बट दे आर वेरी गुड। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दीस आर वेरी गुड मल्टीनेशनल जी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल बल्कि इसको इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। क्वालिटी एश्योरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। क्या लोकल इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम्स हैं? क्या लोकल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी, लोकल की बात जी, इंटरनेशनल पे बाद में आऊँगा क्योंकि वहाँ पे एक और चैलेंज है, लेकिन इनके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, करने चाहिए इम्प्रूव? नहीं, करने चाहिए। गैप्स हैं, हर जगह होते हैं सारी दुनिया में। जहाँ से अगर हम अपने आप को अभी फ़ौरन हम किसी US या यूरोपियन कंपनी से कंपेयर करना शुरू कर दें तो ये अनफेयर है, मैं ये इसमें जाऊँगा नहीं। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो लोग 50 साल पहले कहाँ थे और हम कहाँ हैं, or there are gaps, there are always going to be gaps, but this is a continuous process and I think national industry, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनी हो, हम उसको तफरका नहीं करना चाहिए। they should always ensure कि क्वालिटी जो अश्योरेंस है वो टॉप प्रायोरिटी है, और होती है, बहुत सी कंपनीज़ की है, और वही कंपनीज़ आगे हैं जिनकी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। गैप्स हैं, और उन गैप्स को अगर हम और मज़ीद फिल कर लें या उसके आगे बढ़ जाएं तो यकीनन हमारी इंडस्ट्री लोकली भी बहुत फ़ायदा उठाएगी और इसका इंटरनेशनली भी जो एक्सपोर्ट का स्कोप है वो उठाएगी। यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि हमारा जो इस वक्त जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से, इसमें बहुत इम्पोर्टेंस इसके ऊपर नहीं है। इम्पोर्टेंस सिर्फ एक ही सुई आके अटक गई है, प्राइस, और उसको कम कर दो और उसको कंट्रोल कर लो। जबकि मेरा ये है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की या गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्वालिटी, दूसरी प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए क्वालिटी, और तीसरी प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए क्वालिटी, और उसके बाद दूसरी चीज़ें। प्राइस के साथ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सर एक फिर यहाँ फिर आपने फिर बड़ा अहम सवाल उठा दिया ना। फिर अब मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूंगा जिससे शायद फार्मा वाले थोड़े से नाराज़ भी हो जाएं। वो ये है कि लोग कहते हैं कि दवा में असर कम होता है, कम पोटेंट होती हैं, प्लेसिबो होते हैं, खाली मतलब जिसे आप समझ लें कि तसल्ली देने के लिए आसरे वाली दवाएं होती हैं। क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ पोटेंसी कम है मुकामी दवा की, जब उसी दवा को उसी कंपनी की बाहर के मुल्क की किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से लिया जाए तो उसके असर ज़्यादा हैं, नहीं ज़्यादा इफेक्टिव है? नहीं, ये एक तासुर गलत है। और यानी ख़राब गैर मियारी दवाएं या गैर मियारी कोई भी चीज़, चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, कुछ भी हो, वो हर जगह होगा। नहीं, गैर मियारी नहीं हो कहते। हाँ, कहते हैं उसमें देखें गैर मियारी हो जाएगी तो वो गलत हो जाएगा, एथिकल। वो कहते हैं असर कम है। उसका जज कौन है कि वो मियारी है या गैर मियारी है? मैं तो ये यानी यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि जो हमारी रेगुलेटर्स हैं ना, उनको कौन रेगुलेट कर रहा है?
वो क्या अपना रोल पूरा प्ले कर रहे हैं इस मामले में। यानी जो आम पब्लिक को तो ये नहीं कर सकती कि वो हर जगह जाके अपना कोई तार लगा के ये देखे कि ये सही है कि नहीं है। तो ये रेगुलेटर सर लोगों के दिल को, अमीर लोगों के दिल को तसल्ली तब होती है जब वो दुकान में इम्पोर्टेड नहीं देखिए, जब वो दुकान में जाकर ये कहते हैं भाई ये वाली देना और वो वाली देना, ये वाली, ये सही है। वो तो हर चीज़ में वो कहेंगे साहब ये वाला फ़ोन दें, वो वाला मत दें, फलानी चीज़ दें, ये नहीं दें। लेकिन मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि देखें आपने जो फरमाया ना, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हो रही हैं। चलें इस पर बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन अपनी गुफ्तगू जारी रखें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर अरशद रहीम MD। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ OBS पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल था जिसका जवाब आप मुकम्मल कर रहे थे, बीच में रह गई बात। लोग कहते हैं बाहर की दवा या तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर या कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिधर फार्मा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, उन ममालिक की दवाओं में असर ज़्यादा है, हमारे वालों की दवाओं में असर कम है। अच्छा, ये तासुर इस तरह से सही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान की दवाओं में कोई कमी है तो इतनी सैकड़ों मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर जा रही है जी जी, बग़ैर किसी इंसेंटिव के, मतलब बग़ैर ये मेयारी दवाएं हैं और सस्ती हैं और इस वजह से वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये तो छोड़ेंगे बाहर की दवाएं यहाँ मिल रही हैं और कौन क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, बाज़ दवाएं ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें इस वजह से कि अगर यही मेरा वो पॉइंट था कि हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल होना चाहिए कि आप क्वालिटी को तरजीह दें ओवर एनीथिंग एल्स, और क्वालिटी की एक कॉस्ट होती है। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे, मतलब एक चीज़ 2 रुपए की आप फोर्स कर रहे हैं किसी को कि जो उसकी कीमत लागत से भी कम प्राइस आपने दे दी, तो वो नहीं ला सकता वो। और अगर वो चीज़ मिल रही है तो वो मुश्किल एट द लोएस्ट लेवल, लोएस्ट क्वालिटी एक्सेप्टेबल लेवल मिलेगी। लेकिन अगर आपको उसको मेयार को उसी बैंड में, यानी जो एक्सेप्टेबल लेवल है उस बैंड में अगर आपको ऊपर लेके जाना है, तो आपको कुछ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी कि आप उसकी कीमत लागत के ऊपर आप उसको प्राइस दें। और सारी दुनिया में इस चीज़ को इस तरह एड्रेस किया गया है कि उन्होंने बेसिक मेडिसिन्स, बेसिक हेल्थ सिस्टम की कोई 50-60 मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके और उन्होंने कहा कि जी ये हमारे बेसिक मेडिसिन की वो है, इनकी प्राइस तो हम कंट्रोल करेंगे, बाकी को उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ के और एक कोई सीलिंग कैप, चेक बैलेंसेस लगा के छोड़ दिया। तो उसकी वजह से वो कम्पिटिटिव फोर्सेस अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक रियलिस्टिक लेवल पे कॉस्ट आ जाती है कि अगर आपने मैं किसी टेलीफोन की या किसी की भी मिसाल ले लें, तो एक ये टेलीफोन है, ये हो सकता है कि ये 20,000 रुपये का हो, एक 3,000 रुपये का भी मिल रहा है। 3,000 रुपये वाला अनरिलायबल होगा। अब आप ये कहेंगे साहब मैंने जो ये 20,000 रुपये वाला लिया ये तो 2 साल से है मेरे पास, और 3,000 रुपये वाला परसों टूट गया, तो ये फ़र्क होगा। लेकिन टेलीफोन आपकी क्वालिटी, उसका सिग्नल, उसकी हर चीज़ वो सब अपनी जगह है। और उसका तरीक़ाकार ये कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल कम होता है। तो ये चीज़ें, या उसका कोई और दूसरा पैमाना जो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि देखें जो स्टैंडर्ड्स मुकर्रर किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, उन पे पूरी तरह आते हैं। और मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ कम हो रहा है वहाँ प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो रही हैं, हो सकता है उसकी काउंटरफीट आ रही हो सकता है उसका कोई और तीसरा आदमी कुछ लेके आ रहा हो। तो ये सब वो चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि ये जो तासुर है कि जी इम्पोर्टेड होती हैं और वो अच्छी होती हैं, इम्पोर्टेड की क्या गारंटी है कि वो अच्छी होगी? किसने कह दिया? वो तो एक अनरेगुलेटेड मार्केट है और उसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए कि ये उनकी ज़रूरत भी क्यों पड़ रही है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई मेयारी दवा यहाँ शायद ना मिल रही हो, इसलिए वो अल्टरनेट के तौर पे वो आती हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, कफ सिरप, मेरा गला आजकल ज़रा मैं रिकवर कर रहा हूँ फ्रॉम अ बैड सोर थ्रोट, एंड अबाउट 15 डेज़ अगो मैं बाहर निकला कफ सिरप ख़रीदने के लिए, तो बाज़ार में कफ सिरप अब अवेलेबल नहीं है। एक आध को मुझे बताया गया कि जो कि उस कंडीशन के लिए नहीं है। किस लिए नहीं है? नेचुरली कि आप उसकी जो एक मेयारी कफ सिरप को बनाने के लिए जो कीमत चाहिए वो नहीं मिल रही, तो आपने जनाब वो बंद कर दी लोगों ने। अब गैर मेयारी तो नहीं बनाएगा। अब दो उसके जो है ना नुकसान होंगे। एक तो ये कि उस नाम की मशहूरी XYZ जो भी नाम है उसके नाम पे कोई जाली बन जाएगा कहीं, और दूसरा ये कि वो बंद हो जाएगी। यानी हुकूमत को तरजीहात जो हैं अपनी तब्दील करनी पड़ेंगी
और फार्मा सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि उनकी बिजनेस फीजिबल हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप छू रहे थे, बीच में रह गई, मैंने कहा उस तरफ ले जाऊँ आपको। आपने एक्सपोर्ट की एक बात की ब्रेक से पहले। बात ये सुना मैंने भी था 1 दिहाई पहले, बल्कि शायद 2 दिहाइयाँ पहले, कि पाकिस्तान एक आइडियल लोकेशन है जहाँ से मेजर फार्मा कंपनियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो पोर्ट के एरियाज, क्योंकि तब हमारे मुल्क के अंदर कोई और पोर्ट्स बन, तब गवादर का शोर नहीं था, तब कोई और शोर था, तो हमने सोचा था कि किसी और शोर के ऊपर हम पोर्ट बना देंगे, तो वहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे मेडिसिन। तो डू यू थिंक दैट पाकिस्तान स्टिल हैज़ द पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट मेडिसिन? ह्यूज पोटेंशियल, मतलब अनगिनत है। मतलब मैं तो ये इस चीज़ पे मैं तो मतलब एक इंडस्ट्री में मैं जिसमें पला बढ़ा हूँ, मुझे ये अफसोस होता है कि इस माई आल्मा मेटर, आई लर्नड, आई ग्रू इन दिस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो इस वक्त बहुत सीवियरली लिमिटेड हो गया, और ख़ास तौर से एक्सपोर्ट के हवाले से तो बहुत बड़ा इंसेंटिव पोटेंशियल है, यानी हमारी किसी भी तरह से किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 80s में, तो पाकिस्तान वाज द लीडिंग प्लेयर इन एशिया पैसिफिक, आगे था। लोग दूसरी कंट्रीज़ जो हैं अलावा और चीज़ों के, क्रिकेट में भी आगे था, हॉकी में भी आगे था, तो फार्मा में भी आगे था। लेकिन अब हम दूसरों के पीछे, जिनको हमने सिखाया, जिनको हमने पढ़ाया, उनको हम यानी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिसमें हमारे रेगुलेटर भी शामिल हैं, और इसमें एक जो रिलेशनशिप है ना पॉजिटिव, पिछले को अगर हम निकाल दें कि जो कुछ हुआ, लेकिन आगे वे फॉरवर्ड इज़ टू सिट डाउन, कोलैबोरेट एंड सिनर्जाइज, कि आपके पास क्या चीज़ है, मेरे पास क्या चीज़ है, हम मिल के, हम, मेरा ऑब्जेक्टिव है मुफ्त दवाएं देना, फॉर एग्जांपल रेगुलेटर कह सकते हैं ओके, इंडस्ट्री कैन लुक एट इट कि भाई मुफ्त दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कॉस्ट पे दे सकते हैं। इंडस्ट्री का जो मौक़िफ़ होगा वो ये होगा कि जी आप हमें स्पेस दें, हम अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, हम वर्ल्ड में कंपेटिटिव होना चाहते हैं, तो उसका कॉस्ट रिकवरी कैसे होगी। तो दोनों का एक मिलाप किसी जगह पे होना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री का पोटेंशियल है वो अच्छा हो जाए। मैं कई दफ़े एक आपके जैसे साथी मुझसे ये पूछते हैं कि साहब आप कहते हैं कि साहब प्राइसिंग नहीं है और ये नहीं, और नुकसान हो रहा है कि इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए थी, तो क्या हम उसका इंतज़ार करेंगे कि बंद हो जाएगी? दूसरी बात ये कि मैं कोई 600 से ज़्यादा जो है दवासाज कंपनियाँ लाइसेंस्ड हैं, उसमें से 100 का मार्केट शेयर जो है ना वो कोई 95-98% है। तो बाकी आप 400 450 जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो नहीं चला पा रहे ना, ये तो वॉल्यूम पे चल रहे हैं। ये यहाँ की बात कर जी यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरी सेल 10,000 रुपये की है, मैं उस पर 1,000 रुपये या 500 रुपये मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ, लेकिन अगर मेरी सेल ही 500 रुपये की है तो उसको मैं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन सकती। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुनाफा और मुनाफा बख्श होना, जी प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये इस वक्त ये हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रॉफिट भी बंद हो जाए तो सब ठप हो जाए इंडस्ट्री, और फिर हम सारे ही इंपोर्ट करेंगे। और आप किसी भी जगह से कोई भी आप रिसर्च करके देख लीजिए, कई गुना महंगी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि इंडिया में सस्ती है और यहाँ महंगी। अच्छा। कितनी रिसर्च हो चुकी है, कुछ चीज़ें वहाँ सस्ती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ सस्ती हैं, कुछ वहाँ महंगी, कुछ यहाँ महंगी। तो और इंडिया से तो कंपैरिजन ही एक तो स्केल है, वहाँ बेसिक रॉ मटेरियल बनता है, उनकी सारा रेगुलेशन उनको सपोर्ट करता है उस इंडस्ट्री को। हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी सपोर्टिव नहीं है सर। लेकिन एक मैं लूमिंग चैलेंज आपके सामने, थ्रेट लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, लूमिंग चैलेंज। वी हैव एन ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना। इन फ्यूचर इट विल हैव कंप्लीट एक्सेस टू आवर मार्केट्स। CPEC मीन्स कंप्लीट एक्सेस टू आवर मार्केट्स। ठीक है, लोग कहना चाहते हैं उसको इकोनॉमिक, हर एक का अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। मैं ऐसा फील करता हूँ कि बेसिकली दे आर गेटिंग एक्सेस टू 250 मिलियन पीपल। यस, दैट इज व्हाट दे वांट। कोई किसी के घर में जाकर वो जो भी है वो तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। दे आर राइट नाउ नॉट प्लेयर्स इन योर फार्मा सेक्टर। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो है। उनका API आता है सस्ती, उनकी तो मैं इसमें पॉजिटिव एक बात करता हूँ। जी। व्हाई नॉट आस्क देम टू कोलैबोरेट विद यू and develop either an industrial zone around the CPEC? नहीं, कुछ मुस्बत भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। इधर वी कैन कोलैबोरेट विद देम, नहीं तो कल आपकी इंडस्ट्री को वो। बहुत अच्छा आपने सवाल, आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं आपसे दूसरा सवाल कर जी कि अगर यहाँ इकोनॉमिकली या ये प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई ये सही होती, तो यहाँ से क्यों इंडस्ट्री बाहर जा रही होती? जिन लोगों ने सरमायाकारी यहाँ मल्टीनेशनल्स ने ओवर द ईयर्स की है, वो क्यों यहाँ छोड़ के जा रहे होते? लेकिन फार्मा वाले तो नहीं जा रहे हैं। फार्मा वाले जा रहे हैं, 35 से अब 22 रह गए।
अच्छा। मतलब जी मतलब OBS में इस वक्त मर्क शार्प एंड डोम है जो यहाँ से चली गई। अच्छा। शेरिंग प्लाव है जो यहाँ से चली गई। एंड व्हाट वर दे मेकिंग, मतलब व्हाट वाज द स्पेसिफिक बहुत सी प्रोडक्ट अच्छी थी। अच्छा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी या कोई नाम नहीं, मैं कह रहा हूँ वैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स क्या थी? वर दे जनरल मेडिसिन? नहीं, स्पेशलाइज्ड हैं। मर्क इज अ रिसर्च बेस्ड, वन ऑफ द टॉप। मर्क इज आल्सो जी, मर्क शार्प एंड डोम हैज लेफ्ट many years ago, तो इसमें Merck was a very big, और रिसेंटली जॉनसन एंड जॉनसन हैज लेफ्ट। Really? जी, तो उनका फार्मा बिजनेस वाज एक्वायर्ड बाय OBS। तो मतलब they left as an entity? जी, not as an entity, they left with by selling their pharma assets within the pharma sector। जी, तो मतलब मैं वो इसी की तो हम बात कर रहे हैं ना। तो आप जो बात कर रहे हैं कि चाइना से यहाँ क्यों नहीं आ रहा, मैं उसको उस तरह से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई चाइना से आएगा तो वो भी यही देख रहे होंगे ना, वो टेलीकॉम में क्यों आ गए भाई? देख रहे हैं वो कि यहाँ इतनी बड़ी, और वो टेलीकॉम में इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आप ये देखें कि उनके कॉम्पिटिटिव जो फोर्स है उसके ज़रिए प्राइसेस नीचे आ गई। तो यस, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर भी रिपोजिशनिंग हो रही है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। देखिए जहाँ टेलीकॉम में भी रिपोजिशनिंग हो रही है, लेकिन फार्मा में ये जो बात आपने बताई, हमारे जहन में जो तासुर है, जहन में ये तासुर है कि मुमकिन है मुस्तकबिल में कंपटीशन बढ़े। The only way, if you can't fight them, एक अंग्रेजी की कहावत जी, join them, right? जी। तो कोई इस तरह का इक्वेशन हम आज ही तैयार कर लें, क्योंकि ग्लोबली तो वो बड़े प्लेयर हैं, मानना पड़ेगा हमें, और इसमें वो मास्टर हैं कि जो फार्मूला वहाँ बन रहा है उसका फार्मूला उसका इक्वेशन एक ही है कि हम मेयार पे आ जाएं, हम क्वालिटी पे आ जाएं, हम क्वालिटी को इन्फोर्स करें, हम ये कहें कि जो हमारे इस मेयार पे, जो हमारा मेयार है उस पर पूरा उतरेगा उसको हम आने देंगे, जो नहीं है वो नहीं आने देंगे। और ये है इस तरह की मतलब वो चीज़ें, लेकिन हमारी सुई तो एक ही जगह अटकी हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारी अपनी इंडस्ट्री थ्रेट पर है इस वक्त के वो प्रेशर में है, क्योंकि वो जो मैंने आपसे कही कि प्रॉफिटेबिलिटी मुस्तकिल गिर रही है और उसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं या स्टेबल भी हैं ना, तो बड़ी कंपनियां तो सरवाइव कर जाएंगी, छोटी के लिए रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो आम इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपसे फरमाया कि अर्ज किया कि कफ सिरप्स आर गोइंग आउट ऑफ द मार्केट, टीबी की दवाएं सुकून आवर है, ये लोग कहते हैं टीबी का बहुत बड़ा इस वक्त, तो हम इतने बड़े बहरान में हैं टीबी के हवाले से कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्योंकि मैं वायद में मेरी टीबी की प्रोडक्ट्स होती थी जब मैं वायद का मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो मुझे पता है कि इसकी कितनी अहमियत है। वैसे भी है, और कोई शख्स, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है कि जिसमें कम से कम एक टीबी का मरीज़ नहीं होगा, और उसको अगर सही टीबी की दवा नहीं मिलेगी तो वो तो एक बहुत बड़ा हम डिज़ास्टर तो ऑलरेडी है, इसके अलावा इसके दूररस्त नताइज हैं। और बेसिक मेडिसिन नहीं है, बेसिक मेडिसिन की मेयार नहीं है, मतलब हम फर्स्ट एड की चीज़ें हमारे पास हैं कि नहीं है, हमारे पास एक ऑपरेशन थिएटर की चीज़ें हैं कि नहीं है, आपकी ऑपरेशन ये मोबाइल की लाइट से हो रहे हैं, उसके स्विचर हैं कि नहीं है। तो ये सब बातें जो है मतलब इस पर संजीदगी से न सिर्फ सोचना बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के चलना, बजाय इसके कि उनको एडवर्सरी समझना और उनके। चलें आप अपने दिल से बताएं जी, इसमें हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? जी, इसमें मैं हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो अपनी जगह है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें हम सारे स्टेक होल्डर ज़िम्मेदार हैं, हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा। इसमें इंडस्ट्री का भी एक रोल है और इंडस्ट्री की भी एक ज़िम्मेदारी है, इंडस्ट्री को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसमें मेडिकल प्रोफेशन की भी एक ज़िम्मेदारी है, उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिएगा। इसमें मीडिया की एक ज़िम्मेदारी है, मीडिया को भी मीडिया को इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि एंड रिज़ल्ट जो है ना, जो पेशेंट के बेनिफिट के लिए चीज़ें आएँ, ताकि ये पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ये थोड़ी देर के लिए बैठ के खुश तो किया जा सकता है कि जी अच्छा उन्होंने कह दिया, वो बड़ा अच्छी बात होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमूमन हमारे यहाँ बहस मुबाहिसा पसंद किया जाता है ना, लेकिन एट द एंड आप आखिर में बैठ के सोचें यार मुझे कितना फ़ायदा हुआ इसका। जो भी इस वक्त सियासी बहस हो रही है उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय इसके कि बस थोड़ी देर के लिए खुश हो गया उसके बाद। इसीलिए मैं इसमें भी यही कहूँगा कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जिसमें पेशेंट बॉडीज़ भी हैं, वो किसी के खिलाफ बात ना करें। ये ज़ीरो सम गेम नहीं है कि PMDC वगैरह सब है, लेकिन ये कि एवरीबडी थिंक्स दिस इज अ ज़ीरो सम गेम, मैंने आपसे कुछ ले लिया तो मुझे मिलेगा, मेरा कुछ चला गया तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वी शुड ऑल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को मियारी दवा मिलना एट सस्टेनेबल प्राइसेस,
और इंडस्ट्री का जो कि एक स्ट्रेटिजिक इंडस्ट्री है, हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसका स्ट्रॉन्ग रहना और आगे बढ़ना, और इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं जिसमें डोमेस्टिक डिमांड है। सर यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछना, एक्सपोर्ट है, उसको पूरा जो है ना सर यहाँ से आपसे स्ट्रेटिजिक आपने बात की, अब मैं फार्मा से थोड़ा हटके एलाइड एक इशू है उसकी तरफ जाता हूँ। ऐसे कहते हैं कि फ्यूचर में वॉरफेयर भी जो है वो वाटर बॉर्न कुछ चीज़ों के ज़रिए किया जाएगा, कोई तक केमिकल के ज़रिए होगा, कोई बायो एजेंट्स बोल देते हैं बिल्कुल वो वाले बोलते हैं कीटाणु हम लोग बोलते हैं, ज़रा जो भी एक तरीका कार है, हवा के ज़रिए भी हो सकता है, एयरबोर्न। बिल्कुल हो सकता। बात यह कि आपने चूँकि स्ट्रेटिजिक लाइन ऑफ डिफेंस का यहाँ, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी मुनफरिद बात होनी चाहिए जो लोगों के दिलों को लगे। पीपल से दैट सिंस द फ्लो ऑफ water comes from that place and waterborne diseases have been a major issue in Pakistan। जी बिल्कुल। आपको पता है सिकंदर आजम ने दुनिया फतह कर ली, लेकिन यहाँ पर डायरिया से मर गया। डायरिया, हाँ नहीं तो डायरिया इज वन ऑफ द मेजर किलर्स ऑफ इवन टुडे थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स अकर बिकॉज ऑफ डायरिया। तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये इकोलाई लेवल्स आर वेरी हाई इन पाकिस्तान। वो जो भी है वो तो कंटामिनेशन की बात है, टेक्निकल उसमें जाने से फायदा नहीं, हम पब्लिक को बताने। बट देयर आर इश्यूज, ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपकी एक हुकूमती जिम्मेदारी है कि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, और इसी तरह ये दवाएं मिलना जो है ना, मेयारी दवाएं मिलना। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपने जो अभी आप जिसका मेरे पास वक्त मुख्तसर चंद सेकंड्स हैं। जी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती, डॉक्टर अरशद रहीम साहब, और बड़ी अच्छी अहसन गुफ्तगू हुई, बहुत से मौज़ूआत जहन में रह गए मेरे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वक्त हमारे पास महदूद होता है। आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से प्रोग्राम में आना पड़ेगा, ताकि एक तो ये मौज़ूआत भी हम मुकम्मल कर लें और दीगर और मौज़ूआत के मुतालिक भी बात करें, क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की। तो एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम आज अच्छा लगा होगा। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक पैगामात के मुंतज़िर, उनको हम मज़ामीन के तौर पर प्रोग्राम में पेश करेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।